बहुत समय पहले की बात है। शीतलपुर के जंगल में एक बहुत ही चतुर लोमड़ी रहती थी। वो पहाड़ी के नीचे एक छोटे से गड्ढे में रहती थी। उस जंगल में रहने वाले एक ऊंट भाई के साथ लोमड़ी की गहरी दोस्ती थी। हर रोज दोनों दोस्त नदी किनारे मिलते थे और ढेर सारी बातें किया करते थे। अरे दोस्त, कैसे हो? आज तुम मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। मैं तो बहुत अच्छा हूँ दोस्त, पर तुम बताओ, तुम कैसे हो? दरअसल आज मैं जल्दी निकल गई। घर में अकेला मन नहीं लग रहा था, इसलिए। लोमड़ी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक और धूर्त थी, लेकिन ऊंट भाई सीधा साधा और समझदार था। एक दिन लोमड़ी अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल ही रही थी, तभी उसके सामने कौवा रानी आती है। अरे लोमड़ी भाई, क्या तुम जानते हो कि नदी के उस पार खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं? कुछ दिन पहले ही मैं देख कर आई हूँ। क्या तरबूज पक गया है? तुम सच कह रही हो? मुझे तरबूज बहुत पसंद है। लोमड़ी जल्दी नदी के किनारे पहुंच गई, लेकिन नदी में बहुत पानी था। उसे तैरना नहीं आता था। तभी उसे अपने दोस्त ऊंट भाई की याद आई। अरे आओ दोस्त, आओ। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? दोस्त, मुझे अभी अभी पता चला है कि नदी के उस पार खेत के सारे तरबूज पक गए हैं, और मैं जानता हूं कि तुम्हें तरबूज बहुत पसंद है। तुम्हारे लिए ही ये खबर मुश्किल से पता की है। हाँ दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तरबूज बहुत पसंद है। मैं अभी नदी पार करने की तैयारी करता हूँ। दोस्त, मुझे भी तरबूज पसंद है, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कैसी बात कर रहे हो दोस्त? क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ? तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम दोनों साथ चलेंगे। लोमड़ी तुरंत ऊंट भाई की पीठ पर बैठ गई और दोनों खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने जी भरकर तरबूज खाए। जब लोमड़ी का पेट भर गया तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे अरे, यह क्या लोमड़ी भाई, तुम इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? अभी मेरा पेट भरा नहीं है। चुप हो जाओ, वरना खेत का मालिक रामलाल आ जाएगा। पर मुझे अब रहा नहीं जा रहा है। मेरा पेट भर चुका है, और पेट भरने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। लोमड़ी की आवाज सुनकर किसान रामलाल लाठी लेकर खेत की तरफ दौड़ा। लगता है खेत में कोई घुस आया है और फसल नष्ट कर रहा है। मैं अभी जाता हूँ और उसे मजा चखाता हूँ। रामलाल को आता देख लोमड़ी झाड़ियों में छुप गई, लेकिन ऊंट भाई पकड़ा गया। रामलाल ने ऊंट भाई की जमकर पिटाई कर दी। मार खाने के बाद जब रामलाल चला गया तो लोमड़ी बाहर आई। अरे लोमड़ी, जब तुमने पेट भर लिया था तो शोर मचाने की क्या जरूरत थी? रामलाल ने मेरी बहुत पिटाई की। अरे ऊंट भैया, माफ कर दो। असल में जब मेरा पेट भर जाता है तो जब तक मैं आवाज ना निकालूं तब तक मेरा खाना हजम नहीं होता। बहुत स्वार्थी हो तुम लोमड़ी। वापसी में जब दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो ऊंट भाई ने पानी में डुबकी लगानी शुरू की। अरे ये क्या कर रहे हो दोस्त? तुम जानते हो मुझे तैरना नहीं आता। मैं डूब जाऊंगा। डूब जाओगे तो मैं क्या करूं? भाई, मुझे तो अब डुबकी लगाने की इच्छा हो रही है। खाना हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगाना जरूरी होता है। दोस्ती का ख्याल करो ऊंट भाई, मैं मर जाऊंगा। दोस्ती का ख्याल तुम्हें तब करना चाहिए था जब मैं रामलाल से मार खा रहा था। तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। ऊंट भाई ने गहरी डुबकी लगाई और लोमड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। ऊंट भाई ने किनारे पर आकर चैन की सांस ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसके साथ भी अंत में बुरा ही होता है।
नदी की लहरों में बहते हुए लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन पानी का बहाव उसे दूर ले गया। खुशकिस्मती से आगे जाकर नदी के किनारे एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा तैर रहा था। लोमड़ी ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया और किसी तरह दूसरे किनारे पर जा लगी। वह अधमरी सी जमीन पर गिर पड़ी। उफ, आज तो जान बच गई। ऊंट भाई ने बिल्कुल सही किया। मैंने अपनी चालाकी से अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया और खुद की जान भी जोखिम में डाली। स्वार्थ का फल हमेशा कड़वा ही होता है। दूसरी ओर ऊंट भाई किनारे पर खड़े होकर पानी की ओर देख रहे थे। उनका मन भारी था। वह स्वभाव से दयालु थे और अपने दोस्त को इस तरह खोने पर उन्हें दुख हो रहा था। भले ही उसने धोखा दिया था। तभी वहां फिर से कौवा रानी उड़कर आती है। अरे ऊंट भाई, अकेले खड़े हो? लोमड़ी कहीं नजर नहीं आ रही, क्या हुआ? कौवा रानी, आज दोस्ती की परीक्षा थी और लोमड़ी उसमें हार गई। उसने अपने स्वार्थ के लिए मुझे रामलाल की लाखियों के आगे छोड़ दिया। मैंने भी उसे सबक सिखाने के लिए नदी में डुबकी लगा दी। वह बह गई है। ये तो बुरा हुआ, लेकिन ऊंट भाई, इस जंगल में अकेले रहना मुश्किल है। देखो, रामलाल अब और भी सतर्क हो गया है। उसने खेत के चारों ओर कंटीली बार लगा दी है। अब वहां जाना नामुमकिन है। कुछ दिन बीत गए। ऊंट भाई अकेले ही नदी किनारे घास चरते। एक शाम उन्होंने देखा कि एक कमजोर और लंगड़ाती हुई आकृति उनकी ओर आ रही है। वह कोई और नहीं बल्कि वही लोमड़ी थी। वह बहुत दुबली और पछतावे से भरी लग रही थी। ऊंट भाई, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? मैं बहते बहते बहुत दूर निकल गई थी। वहां मैंने अकेले भूख और डर का सामना किया। तब मुझे समझ आया कि एक सच्चे दोस्त की कीमत क्या होती है। मैं अब वो पुरानी चालाक लोमड़ी नहीं रही। लोमड़ी, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा था। चोट शरीर पर लगी थी वो तो भर गई, लेकिन जो चोट मन पर लगी थी उसका क्या? मैं जानता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मैं तुम्हारा हर बात मानूंगा। मैंने सुना है कि रामलाल ने खेत में बाड़ लगा दी है, लेकिन मुझे एक गुप्त रास्ता पता है जहां से हम सुरक्षित जा सकते हैं। और इस बार मैं शोर नहीं मचाऊंगा, बल्कि तुम्हारा रखवाली करूंगा। ऊंट भाई ने लोमड़ी की आंखों में सच्चे आंसू देखे। उन्होंने एक आखिरी बार उसे मौका देने का फैसला किया। ठीक है लोमड़ी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, दोस्ती भरोसे की नींव पर टिकी होती है। अगर इस बार नींव हिली तो दोबारा कभी नहीं जुड़ेगी। धन्यवाद ऊंट भाई, तुम सच में बहुत महान हो। अब हम मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। उस दिन के बाद से लोमड़ी सच में बदल गई। जब भी वे किसी के खेत में जाते, लोमड़ी ऊंचाई पर बैठकर नजर रखती और रामलाल के आने से पहले ही ऊंट भाई को इशारा कर देती। शीतलपुर के जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। चंदनपुर के घने जंगल में राजा शेर सिंह कुछ दिनों से बहुत बीमार थे। वैद्य ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वो कुछ दिन तक अपनी गुफा से बाहर न निकले। अरे यार, क्या मुसीबत है। जब से बीमार हुआ हूँ, इसी गुफा में जिंदगी कट रही है। न जाने मेरे जंगल का क्या होगा। इसी जंगल में भोलाराम गधा भी रहता था। उसे बातों को भूल जाने की बड़ी गलत आदत थी। वो इतना भुलक्कड़ था कि उसे कुछ देर पहले क्या हुआ ये भी भूल जाता था।
अरे यार, मैं फिर भूल गया। कहाँ जाना था, किस लिए निकला था? ये रास्ता कुछ देखा देखा लग रहा है। चलो इसी पे चलता हूँ। तभी उसे शेर सिंह की गुफा नजर आई। अच्छा, तो मैं अपने घर के लिए निकला था। चलो, बहुत देर से चला जा रहा हूँ। अच्छा हुआ मेरा घर आ गया। यह बोलकर बोलाराम गधा गुफा के अंदर चला गया। उसने देखा कि शेर सिंह बड़े आराम से सो रहा है। ओ तेरी, फिर से दूसरे के घर आ गया। क्या करूं इस बुलक्कड़पन की बीमारी का, किसी दिन मरवाएगी। बेचारे कितने आराम से सो रहे हैं। तभी उसे एक सुनहरा ताज नजर आया। अरे वाह, ये क्या है? लगता है कोई पहनने की चीज है। देखो, इसकी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं। चलो मैं ही इसे पहनकर घूमता हूँ। ये बोलकर भोलाराम गधा ताज पहन लेता है और बड़ी शान से जंगल में घूमने लगता है। उसे देखकर सारे जानवर दंग रह जाते हैं। राम जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये भोलानाथ गधा तो महाराज का ताज पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे कोई शादी ब्याह में बाराती हो। कहीं शेर सिंह ने इसे नया राजा तो नहीं बना दिया? फिर तो जंगल की शामत ही आ गई समझो। ये नहीं हो सकता, एक भुलक्कड़ गधा राजा, ये असंभव है। हम महाराज से बात करेंगे, हमें ये गधा मंजूर नहीं है। घूमते घूमते भोलानाथ गधा चालाकी देवी लोमड़ी के पास पहुंच गया। लोमड़ी उसे देखकर दंग रह गई। अरे ओए भोलानाथ, ये ताज किधर मिला तुझे? तुझे पता भी है तूने किसका ताज पहना है? ताज? कैसा ताज? किसने पहना है, मुझे भी बताओ। अरे भुलक्कड़, ये ताज जो तूने पहना है कहाँ से मिला तुझे? अच्छा, ये ताज, ये तो, अरे यार, फिर भूल गया कहाँ मिला था ये। चालाकी देवी लोमड़ी के मन में एक विचार आया। वाह, यह गधा भुलक्कड़ है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इसने ताज पहना है, जानवरों को मूर्ख बनाने का यह अच्छा तरीका है। इन जानवरों से जम के काम करवाऊंगी। गधे महाराज की जय हो, गधे महाराज की जय हो। आप हमारे नए महाराज हैं। आपको ये भी याद नहीं आप कितने भुलक्कड़ हैं महाराज? अच्छा, मैं महाराज हूँ तो तुम कौन हो? तुम मुझे भुलक्कड़ क्यों बोल रही हो? महाराज, मैं आपकी सलाहकार हूँ। आपको ये भी याद नहीं? कितनी बातें भूल जाते हैं आप। आप जाइए, आराम कीजिए, इधर उधर मत जाइए। महाराज ऐसा काम नहीं करते। मौके का फायदा उठाते हुए लोमड़ी ने जंगल में एक सभा बुला ली। सभी जानवर ध्यान से सुनिए। महाराज शेर सिंह पराक्रमी ने भोलानाथ गधे को नया राजा बनाया है। मुझे मालूम है वो बातें भूल जाते हैं, मगर महाराज को उनकी यही आदत पसंद आती है, जिसके कारण उसे राजा बना दिया है और मुझे गधे का सलाहकार नियुक्त किया है। हम महाराज से बात करेंगे। हमें यह गधा मंजूर नहीं है। जंगल कोई मजाक का अड्डा है क्या? आज गधा राजा, कल तोते को सेनापति बना दोगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने कोशिश की तो महाराज मुझ पर भड़क गए और बोले कि कोई भी उनके इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, वरना बहुत बुरा होगा। लोमड़ी की बात सुनकर सारे जानवरों में हड़कंप मच गया। सारे जानवर परेशान हो गए, मगर मजबूरन उन्हें शेर की बात माननी पड़ी। महाराज, क्यों ना इस जंगल में अब और नए नियम बनाए जाएं? ये नियम आपकी पहचान बनेंगे। अच्छा, मैंने नियम भी बनाए थे, मुझे ये भी याद नहीं। खैर, तुम्हें जो नियम बनाना हो तुम बना लो। मुझे अभी भूख लगी है, जाओ खाने का इंतजाम करो। अगले दिन लोमड़ी ने फिर सभा बुलाई। सभी जानवर ध्यान से सुनो। हमारे महाराज के नए नियम आए हैं। पहला नियम है कि कोई भी महाराज को उनके भूलने पर उन्हें याद नहीं दिलाएगा, इससे उनका अपमान होता है। दूसरा नियम है कि हर हफ्ते उनके खाने पीने का इंतजाम करना होगा, जिसके लिए सभी जानवरों में पारी बांधी जाएगी। और तीसरा नियम है कि मेरी बात को सभी जानवरों को मानना अनिवार्य होगा। जो भी मेरी बात को नहीं मानेगा वो दोषी होगा। क्या अब हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते?
यह तो अन्याय है। हम पर जबरन नियम थोपा जा रहा है। मुझे ये मंजूर नहीं है। चुप हो जा सारस, वरना इस जंगल से भगा दूंगी। इतने जानवर नहीं बोल रहे हैं तो तू कौन होता है बोलने वाला? वैसे भी शेर महाराज ने यह सब नियम बनाए हैं। शेर का नाम सुनकर सभी जानवर डर गए। धीरे धीरे चालाकी देवी लोमड़ी गधे को मोहरा बनाकर जंगल पर राज करने लगी। गजराज बलवान, शाम तक ये सारी लकड़ी मेरे घर तक पहुंच जानी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हाय राम, इस गधे और उसकी चमची लोमड़ी ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी। अब कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों। इन सब के पीछे चालाकी देवी लोमड़ी का हाथ है। उसने बड़ी चालाकी से भोलानाथ का सहारा लेकर हमें बेवकूफ बनाया है। मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? ज्ञानचंद जल्दी बताओ मुझे। हम सब कल गधे के पास जाएंगे और उसे एक नियम बनाने के लिए कहेंगे कि अगर कोई जंगल में चोरी करता है तो उसे तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगले दिन हम अफवाह फैलाएंगे कि लोमड़ी ने चोरी की है। फिर गधा उसे खुद ही जंगल से निकाल देगा। वाह रे ज्ञानचंद सरस, कमाल की योजना है। गधे को अपने ही नियमों से लोमड़ी को बाहर फेंकवाएंगे। सभी खुश थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि चालाकी देवी लोमड़ी झाड़ियों में छिपकर सब सुन रही थी। अच्छा जी, होशियार से होशियारी। ज्ञानचंद सारस, तुम्हें बहुत शौक है ना नेता बनने का? तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा दूंगी। अगले दिन सारस और कुछ जानवर गधे के पास पहुँचे। महाराज, हम आपके सामने एक नया नियम बताने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप इसे जंगल के नियम में शामिल कर लें। अच्छा, क्या नियम है? बताओ। महाराज, कोई भी अगर जंगल में चोरी करता है तो उसे जंगल कानून के हिसाब से जंगल से निकाल दिया जाना चाहिए। ये तो अच्छा विचार है। ऐसा नियम जंगल में होना ही चाहिए। मेरी सलाहकार ने बोला है तो अच्छा ही होगा। आज से इस जंगल में चोरी करना सख्त मना है। अगले दिन ही लोमड़ी सभा में चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगी। महाराज, मेरे घर में चोरी हुई है। मेरे घर से अनाज चोरी हो गया है और मुझे घटनास्थल पर ज्ञानचंद सारस के पंख मिले हैं। ज्ञानचंद सारस ये सुनकर दंग रह गया और मन ही मन सोचा, अरे ये क्या? मैं जिस योजना से लोमड़ी को बाहर करना चाहता था, उल्टा इसने वो योजना मुझ पर ही अपना दी। कुछ कर सारस, वरना बिना मतलब जंगल से निकाली जाएगी। महाराज, आप कितने भोले हैं। देखिए ना, आपने आज का नाश्ता भी नहीं किया। चलिए पहले नाश्ता करके आइए। क्या नाश्ता? मैं फिर भूल गया। कितना कुछ भूल जाता हूँ। लो, अब नाश्ता करना ही भूल गया। वैसे आप सभी यहाँ क्या करने आए हैं? महाराज, आप चोरी की सजा सुनाने वाले थे जो कल रात जंगल में हुई थी। हाँ, अब याद आया। तो फिर इस चोरी के इल्जाम में चालाकी देवी लोमड़ी को जंगल से निकाला जाता है। अरे, मैं चोर नहीं हूँ। यह ज्ञानचंद सारस है जिसने चोरी की है। इसे सजा दीजिए। मैं भुलक्कड़ जरूर हूँ, मगर इतना भी नहीं कि अभी अभी की बातें भूल जाऊं। सिपाहियों, इस लोमड़ी को तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं इसकी बात नहीं मानती। ये कोई राजा नहीं है। मैंने जब इसे शेर का ताज पहने देखा तो मुझे लगा कि इसका फायदा उठाना चाहिए और मैंने झूठ मूठ का इसे राजा बना दिया। तभी शेर सिंह पराक्रमी गरजते हुए वहाँ आए। लोमड़ी शेर को देखकर थर-थर कांपने लगी। दुष्ट लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तूने मेरे ताज का गलत इस्तेमाल किया और इस जंगल के नियमों के साथ खिलवाड़ किया। मैं तुम्हें इस जंगल से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। अरे ओ भोलानाथ गधे, तुमने ये ताज चोरी किया है। तुम्हें भी इस जंगल से निकाला जाना चाहिए। नहीं महाराज, यह भोलानाथ गधा भोला है। इसे भूलने की बीमारी है। इसमें इसका क्या कसूर? इस बेचारे को तो मालूम भी नहीं था कि इसका फायदा उठाया जा रहा है।
शेर ज्ञानचंद सारस की बातों से प्रभावित हुआ और बोला, तुम ठीक कहते हो ज्ञानचंद, ये गधा बचपन से ही ऐसा है। इसे जंगल से निकालना अच्छा नहीं होगा, मगर गलती तो गलती होती है। इसकी सजा ये है कि इसे बार बार याद दिलाया जाएगा कि इसकी वजह से जंगल खतरे में आ गया था, ताकि इसे हमेशा याद रहे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। Amazing!